हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के विविध प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन पर। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 26 है, कहता है कि यदि a इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हो तो सिद्ध कीजिए कि a रेज़ टू दी पावर n इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स होगा जहाँ n इज़ बिलोंग टू कैपिटल N, स्मॉल n इज़ बिलोंग टू कैपिटल N। ठीक है, जो स्मॉल n कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसको कैसे हल करना है अपने को। हल में हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रश्न को ना हम आगमन विधि से हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं कि इस प्रश्न को हम किससे हल कर रहे हैं? आगमन विधि से हल करने पर जब आगमन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कंडीशन दी है? यहाँ पर दिया है कि पी एन सच दैट ए इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा कि कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, ये दिया गया है और ये है कंडीशन, ये कंडीशन हमारे पास है। तो मुझे क्या देखना है कि a रेज़ टू दी पावर n देखना है। a रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा कि कॉश n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। ठीक है, मुझे इस कंडीशन को देखनी है। तो मैं क्या काम करूँगा बेटा, यदि पी एन के जगह 1 रख दूँ, यदि पी एन की जगह मैं क्या रख दूँ 1, यानी एन इज इक्वल टू 1 कर दूँ, तो क्या होगा कि a इज इक्वल टू, तो जैसा क्या रहेगा a, तो ये रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर, अब n की वैल्यू क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉश, अब n की वैल्यू 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, यह n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, के लिए सत्य हो गया, सत्य है। तो बेटा ये n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य होगा, के लिए, इसीलिए n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य होगा। इतनी बात समझ में आ गई, सत्य होगा। तब मैं क्या बोलूँगा, इसीलिए अब p अगर m ले लूँ मैं तो इज इक्वल टू कितना होगा, a इज इक्वल टू ये होगा कॉश थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो a रेज़ टू दी पावर m हो जाएगा, अब n की जगह क्या हो जाएगा बेटा m हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा आपका कॉश m थीटा साइन m थीटा माइनस साइन m थीटा एंड कॉश m थीटा। ठीक, अतः यह किसके लिए सत्य हो गया, अतः यह n इज इक्वल टू m के लिए भी क्या है, के लिए भी सत्य हो गया। अरे 11th में पढ़े कि नहीं आपने आगमन विधि, तो n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य हो गया। अब क्या बात करेंगे, है ना, के लिए भी सत्य है। जब ये सत्य है तब हम क्या बोलेंगे, इसीलिए यदि ये n इज इक्वल टू m के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, तब देखते हैं कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, है ना, n इज इक्वल टू क्या कर देते हैं m प्लस 1 के लिए। अब इस कंडीशन को देखते हैं क्या इसके लिए सत्य बैठता है। तो देखिए अब मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पर यदि अब देखो ना टर्म, तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू दी पावर, अगर देखो ना अब a इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो टर्म a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू हमारे पास दिया है कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दिया है टर्म हमारे पास। तब मैं क्या बोलूँगा कि a रेज़ टू दी पावर, अब a रेज़ टू दी पावर क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू m प्लस n कर देंगे, m प्लस 1 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो जल्दी से। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या होगा, बोलो जल्दी से। जब ये टर्म होगी तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ना, क्या बोल सकता हूँ कि ये टर्म ऐसी होगी
तो मैं इसको क्या बोलूँगा, a इज इक्वल a प्लस एम, यानी कि a पावर m प्लस 1 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोलूँगा, ऐसे तो कह सकता हूँ कि a की वैल्यू कहाँ गई, ये टर्म है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये बोल करके मैं इस पर m प्लस 1 कर सकता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a पावर m प्लस 1 को मैं a इंटू a पावर m बोल सकता हूँ, क्योंकि आधार समान होने पर गुना में घाते जुड़ती है, तो a रेस टू दी पावर m प्लस 1 हो जाएगा। सो आई राइट नाउ a इंटू ए प्लस, यानी कि a इंटू ए पावर m कर देंगे इज इक्वल टू, चलो a की वैल्यू लिखो पहले, a की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, इनटू, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब a रेस टू दी पावर m, मतलब क्या होगा देखो ना, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस एम थीटा कर दो इसको, अब कॉस एम थीटा, ये हो जाएगा एम थीटा साइन एम थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एम थीटा एंड कॉस एम थीटा, ओके, चलो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं होगी आगे, तो क्या टर्म हो जाएगी, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कहाँ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड इंटू कॉस एम थीटा होगा, है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अब क्या होगा, प्लस रहता है बट यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया ये, अब साइन थीटा इंटू साइन एम थीटा होगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन एम थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस एम थीटा, ओके। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो होगा माइनस साइन थीटा कॉस एम थीटा एंड प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा ना, क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा, ये भी होगा हमारा कि कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, अब ये साइन एम थीटा। अब देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो होगा माइनस, क्या हो जाएगा, अब देखो ये होगा साइन थीटा कॉस, सॉरी साइन थीटा इंटू साइन एम थीटा, फिर प्लस क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस एम थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देखो ना, अब दोनों को अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस एम थीटा हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, इसको हल करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अब देखो इसको अगर मैं आगे पीछे लिखूँ, इसको पहले और इसको बाद में लिख दूँ, तो कॉस ए, सॉरी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस एम थीटा। ठीक, यहाँ पर दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर दूंगा तो माइनस कॉमन हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, जब माइनस कॉमन किया तो मैं इसको लूँगा साइन थीटा कॉस, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस एम थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 11 की है, क्लास 11 की है। अब देखो ना, इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस एम थीटा, क्योंकि क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, तो इज इक्वल टू, अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको लिख सकते हैं कॉस, अब देखो अगर दोनों में से कॉमन कर दूँ मैं थीटा को, तो क्या हो जाएगा थीटा इंटू, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एम प्लस 1 इंटू थीटा, इसको बोलेंगे साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन एम प्लस 1 इंटू थीटा एंड ये हो जाएगा कॉश एम प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक, ये कंडीशन हम समझ में आ गई। जब ये कंडीशन हो गई, किसके इक्वल हुई बेटा, ये हुई a इंटू, यानी कि मतलब ये हो गई a रेस टू दी पावर m प्लस 1 के। जब a पावर m प्लस 1 के हुई, अतः हम ये क्या बात कह सकते हैं, अतः ये क्या है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी, क्योंकि देखो ना n के जगह ही तो आया है, के लिए भी सत्य है। अतः क्या बोल सकते हैं, अतः यह प्रत्येक n इज बिलोंग टू कैपिटल N के लिए भी सत्य होगा। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर है। तो
क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 26 इजी है, नहीं है हार्ड, थोड़ा सा आपको 11th का आगमन विधि देखना पड़ेगा। मतलब 11th की आपको अगर आगमन विधि वाला क्वेश्चन चैप्टर याद है, यानी चैप्टर नंबर जहाँ तक 4, 5 ऐसा कुछ है, यानी जहाँ तक इकाई 3 है हमारे पास, ठीक है, तो उससे है, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहता है बेटा, कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। एक एक बात ध्यान समझना, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, मतलब ए तथा बी सममित अवयव है, ठीक, तो दर्शाइए कि, तो हमें दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो दिया है उसकी बात करता हूँ। यदि ए व बी समान कोटि के सममित अवयव हो तो, सममित अवयव हो तो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए व बी डैश इज इक्वल टू बी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या बोला उसने, तो दर्शाइए कि ए बी सममित है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रममिनी में है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी है। मतलब यहाँ दो कंडीशन है। एक बात तो हमको ये समझना है कि ए बी यदि सममित है ना, देखो ध्यान से, कि यदि ए बी सममित है तो क्रममिनी में है बताना है, और क्रममिनी में है तो ए बी सममित है बताना है। चलो ठीक, तो हम मान लेते कि माना ए बी सममित है, तब क्या काम करेंगे बेटा आप, कि ए बी अगर सममित है तो ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, कि ए बी डैश, अगर मैंने क्या बोला कि ए बी सममित है तो ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो ना कि ए बी डैश अगर निकालूंगा मैं तो ए बी डैश इज इक्वल टू कितना होता है, बी डैश इंटू ए डैश। अरे बी डैश इंटू ए डैश होता है कि नहीं, तो अब बी डैश इंटू ए डैश है इज इक्वल टू ध्यान से देखो कि ए बी डैश की वैल्यू कितनी है, बी है तो बी लिख दिए, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए है तो ए लिख दिए। तो क्या बात हो गई कि देखो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी दिखा और ए बी डैश इज इक्वल टू ही बी ए दिखा, मतलब ये क्रममिनी में हो गए। मतलब क्या बोल दिया अपने, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो समीकरण 1 व 2 से क्या टर्म हो गई कि दोनों के क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड समान होंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। मतलब अगर ए बी सममित है, तो ये क्रममिनी में होगा। क्लियर हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, सेकंड कंडीशन विलोमत है ना, विलोमत देखो, विलोमत क्या कहा कि ए तथा बी क्रममिनी में है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यदि हम क्या बोल देते कि यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यदि ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए हो गया, तब मैं क्या कंडीशन बोलूँगा, देखो ध्यान से, तब यहाँ कंडीशन समझना कि ये अगर ए बी डेज बोल दिए है ना, ए बी ऑफ होल डेज है ना, ए बी ऑफ होल डेज इज इक्वल टू कितना होगा, बी डेज इंटू ए डेज होता है। अब देखो ना ध्यान से कि बी डेज की वैल्यू कितनी थी, बी थी, ए डेज की वैल्यू कितनी थी, ए थी, लेकिन हमने बोला है कि बी ए क्या है, बी ए इज इक्वल टू ए बी बोला था, तो इसको ए बी लिख सकते हैं। अतः हम क्या बोलेंगे कि अतः ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी आया, ए बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। अतः क्या है, ए बी कैसा है, सममित है। बात समझ में आई नहीं आई, बात समझ में, देखो समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो दर्शाइए कि ए बी सममित है। यदि और केवल यदि, जब भी यदि और केवल यदि वाली कंडीशन आ जाए तो समझ लेना बेटा कि इसमें विलोपमंद भी आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रममिनी में है, अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी ए, जब भी इफ़ ओनली इफ़ आ जाता है ना, इफ़ ओनली इफ मतलब यदि और केवल यदि आ जाता है तब को विलोमत भी ज्ञात करना पड़ता है इस प्रमेय में, ठीक। तो सबसे पहले मैंने जो कंडीशन दी कि यदि ए व बी समान कोटि के सममित अवयव है, मतलब कि ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी, हमने बोल दिया। अब देखो, अब उसने क्या कहा कि माना ए बी सममित है, हमने सबसे पहले मान लिया कि ए बी सममित है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक। तो देखो सममित है तो ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि ये सममित था, हमने माना है ना।
तो क्या होगा ए बी डेस इज इक्वल टू, देखो ना बी डेस ए डेस होता है, ये हमने क्या काय में पढ़े थे, गुणधर्म में पढ़े थे कि किसके गुणधर्म में पढ़े थे हमने, बताओ, परिवर्त अवयव के गुणधर्म में पढ़े थे कि नहीं, कि ए बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू बी डेस ए डेस। अब देखो ना बी डेस की वैल्यू क्या थी बी, ए डेस की वैल्यू क्या थी ए, तो लिख दिया हमने। तो मैं क्या बोलूँगा, बोलो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू ए बी हो गया, मतलब क्रम विनिमय है, अगर सममित है तो क्रम विनिमय है। अब देखो यदि क्रम विनिमय है तो सममित है बताना पड़ेगा मुझे, तो देखो क्या बोल दिया मैंने कि दोनों क्रम विनिमय है, तो ए बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू बी डेस ए डेस, एंड बी डेस की वैल्यू बी, ए डेस की वैल्यू ए, लेकिन ये क्रम विनिमय मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी है तो ए बी लिख दिया, तो ए बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू ए बी आ गया, मतलब ये सममित है। क्लियर हो गया। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28, इसका हल देखते हैं। क्या कहा है यहाँ पर कि मान लीजिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू, तो d ऐसा अवयव है, या ज्ञात कीजिए कि सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे हम सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 वाली टर्म में लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा सी डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना d इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि a b c एंड d है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 क्रम में ही है ना। हाँ ठीक, तब क्या बोलेंगे, बोलो चलो, c की वैल्यू रखो, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू दी है बेटा हमारे पास 2, 5 एंड 3 एंड 8। ओके, फिर इनटू d की वैल्यू क्या है a b c एंड d, माइनस a की वैल्यू क्या है, तो 2, -1, 3 एंड 4, एंड b की वैल्यू क्या है, तो 5, 2, 7 एंड 4 इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है ना। ठीक, अब क्या काम करेंगे बेटा कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चलो क्या होगा, 2 इंटू ए तो 2a प्लस 5 इंटू सी तो 5c, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू बी प्लस 5 इंटू डी, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d। ठीक, माइनस, अब देखिए क्या होगा, ये 2 5 10 एंड 7, तो ये हो जाएगा 10 - 7 तो 3। ठीक, लिखता जाता है, नहीं तो देखो एक बार ऐसा लिखेंगे, ये हो जाएगा 10 - 7, फिर 2 2 जा 4 एंड ये -4, फिर 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 एंड 4 7 जा कितना हो जाता है 28। ठीक, फिर 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना होगा 0 0 0 0। ओके, चलिए तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 5c, ये हो जाएगा 3a प्लस 8c, ये होगा 2b प्लस 5d एंड 3b प्लस 5d, सॉरी 8d। ठीक, माइनस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, जब इसको ऐड करोगे तो 5 और 8 कितना हो जाता है 13 की 3 हासिल का 1 और ये 43। ठीक है, ये हो जाएगा 16 और 6 22 इज इक्वल टू, ये होगा 0 0 0 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसका अगर मैं ट्रांसफ़र इधर कर दूँ, इसका अगर ट्रांसफ़र इधर कर दूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर तो हो जाएगा 2a प्लस 5c, फिर 2b प्लस 5d, फिर 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसफर इधर करेंगे निगेटिव है तो इधर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 0 43 एंड 22। ओके, 0 का काम खत्म हो चुका है। चलिए अब यहाँ पर तुलना करते हैं कि समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा लगाएंगे, तो समान अवयव की परिभाषा से क्या हो जाएगा बेटा कि 2a प्लस 5c इज इक्वल टू 3 एंड अभी देखो ये भी वैसी है तो इसको लिख लेंगे 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। अब देखो इसको लिखेंगे 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 एंड 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22। इसको दे देते इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको दे देते इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर। अब क्या काम करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से
है ना, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, या समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 गुना 3 ऋण समीकरण 2 गुना 2। ठीक है, समीकरण 1 में मैं 3 का गुना करके समीकरण 2 में 2 का गुना करके क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें 3 का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6, है ना, और ये कितना हो जाएगा, हल करूँ सीधे सीधे, ये समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा, देखो जब 3 का गुना करूँगा 3 दूनी 6a धन कितना होगा 3 5 15c बराबर 3 3 9। ठीक, फिर क्या कर रहा हूँ, 2 का गुना करूँगा 3 दूनी 6a, फिर धन कितना होगा 8 दूनी 16c बराबर 2 का गुना कर रहा हूँ 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कट गया, इसको हल करेंगे तो माइनस c इज इक्वल टू, इसको जब हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना होगा 70, कितना होगा 77 माइनस 77 होगा, माइनस 77 क्योंकि 6 7, ठीक है 77 होगा। माइनस से माइनस कैंसल, जब माइनस से माइनस कैंसल तो कितना आ गया, c इज इक्वल टू 77 आ गया। तो हमारा यहाँ पर c इज इक्वल टू 77 आ गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर कितना आ गया, c इज इक्वल टू 77 आ चुका है। अब c की वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं बेटा, c की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, अब 2a हो गया तो इज प्लस 7 5 35 की 5, 3 7 5 35 और 3 38 बराबर 3। तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू जाएगा 3 माइनस 3 8 5। तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस, अब 3 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 382। ठीक, अब देखो 2 से कैंसल आउट कर दीजिए तो a इज इक्वल टू -1, है ना, 2 एकम 2, 1 बज गया 18, 2 9 18 और 2 एकम 2, मतलब ऋण 191 आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। अब किसकी वैल्यू निकालना है बेटा हमारे पास, अब निकालना है हमें सेकेंड और थर्ड से, है ना, सेकेंड और थर्ड से निकालेंगे तो जगह नहीं है, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 27 को हल कर लीजिए। ठीक, या और साथ ही साथ इसको भी हल कर लीजिए 28 को, मैं इधर ही इसको मिटा करके यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, इसको यहाँ से क्लीन कर रहे हैं। अब कितना हो जाएगा, अब हम बात करेंगे समीकरण 3 गुना, अब समीकरण 3 में हम वही 2 का गुना करते हैं ऋण समीकरण 4 गुना 2। ठीक, तो 3 का गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 b धन 3 5 15 d इज इक्वल टू 0 एंड ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 b प्लस 2 तो 2 8 दूनी 16 d इज इक्वल टू 22। ठीक है, माइनस 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 कैंसल, तो माइनस डी इज इक्वल टू -22, माइनस से माइनस कैंसल तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। हमारे पास डी कितना आ गया 22 था ना, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44। ठीक, तो कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44। डी की वैल्यू कितनी आ गई 44। इस डी की वैल्यू को समीकरण कहाँ रख दीजिए 3 में रख दो। तो समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर कितना होगा 2p इज इक्वल टू 5 -5 इंटू डी की वैल्यू 44 कर दो तो जाएगा 2b इज इक्वल टू माइनस 5 चौं 20 2 22। ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू -110। ठीक है, 110 हो जाएगा। इसीलिए हम d बोलेंगे तो d इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू रखो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास दिख रही है -191, b की वैल्यू ये -110। ठीक है, उसके बाद c की वैल्यू तो 77 एंड d की वैल्यू तो 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो d की वैल्यू आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा व्युत्क्रम प्रश्नावली के सॉल्यूशन की।
ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर विद प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल्स देखा है, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट।